India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। सुपरटेक एमरॉल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के ट्विन टावर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट खरीदारों को पैसा 28 फरवरी तक वापस करने का दिया निर्देश। कहा, बिल्डर लोन 31 मार्च तक चुकाएं। एमिक्स की रिपोर्ट के तहत बायर्स को दिया जाए रिफंड। कोरोना मौत मुआवजा भुगतान पर देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश। हर राज्य को करना होगा नोडल अधिकारी नियुक्त, 10 दिनों के भीतर मुआवजा देना होगा। मुआवजा अर्जी तकनीकी आधार पर रद्द नहीं होगी। सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले में एमिक्स क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की रिपोर्ट। जांच पर नजर के लिए निगरानी समिति गठन की मांग, तेजी से केस निपटारे पर जोर। निजी क्षेत्र में स्थानीय को आरक्षण के सरकारी फैसले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की रोक के बाद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी। आरक्षण आदेश पर हाईकोर्ट की रोक को दी चुनौती। 7 फरवरी को होगी सुनवाई। India Legal presents Courts Roundup. चलिए कोर्ट राउंडअप की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन होम बायर्स ने सुपरटेक के नोएडा में 40 मंजिला ट्विन टावर में फ्लैट के लिए कोर्ट के आदेश पर भुगतान किया था, उन्हें उनका पैसा 28 फरवरी को या उससे पहले वापस करना होगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और सूर्यकांत ने मामले में न्याय मित्र अधिवक्ता गौरव अग्रवाल द्वारा घर खरीदारों को दिए गए धनराशि की गणना को स्वीकार कर लिया। सुपरटेक का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता S गणेश ने प्रस्तुत किया कि राशि की वापसी के लिए 38 अभियोग आवेदन दायर किए गए हैं। वहीं कुछ होम बायर्स के वकील ने अदालत से अपने ग्राहकों और डेवलपर के बीच हुए समझौते पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर कंपनी सुपरटेक पर बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर कंपनी सुपरटेक से कहा है कि वो एमरॉल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के ट्विन टावर के फ्लैट खरीदारों को उनका पैसा 28 फरवरी तक वापस करें। साथ ही जिन बायर्स का लोन है उनके लोन बिल्डर कंपनी 31 मार्च तक चुकाए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 31 अगस्त को एमरॉल्ड कोर्ट के 40 फ्लोर के ट्विन टावर को गिराने का आदेश पारित कर रखा है, जिसे तोड़ा जाना है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट सलाहकार ने जो लेखा जोखा तैयार किया है उसके हिसाब से बायर्स को रिफंड दिया जाएगा। बिल्डर कंपनी 28 फरवरी तक बायर्स को रिफंड करे। साथ ही जहां लोन का बकाया है उस मामले में बिल्डर कंपनी बैंक को 31 मार्च तक लोन चुकाए और बैंक या वित्तीय संस्थान ने NOC लेकर वो 10 अप्रैल तक बायर्स को दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में बायर्स और बिल्डर के बीच रिफंड भुगतान के लिए एग्रीमेंट हो रखा है वो उसके हिसाब से पैसे वापस करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिफंड के अलग अलग अर्जी दाखिल कर दखल याचिका दायर की गई थी और इसके लिए 38 अर्जी दाखिल की गई थी जिसमें रिफंड मांगा गया था। तय समय बीतने के बावजूद फ्लैट 252 खरीदारों को 12% ब्याज के साथ रुपए नहीं लौटाए जा सके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सुपरटेक ग्रुप को 30 अक्टूबर 2021 तक 252 खरीदारों को 12% ब्याज के साथ रकम लौटानी थी। ये रकम करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक बैठ रही थी। इसके चलते ग्रुप के अधिकारी पिछले 2 माह से प्रयास में जुटे थे कि इन खरीदारों को वो ग्रुप के दूसरे प्रोजेक्ट में यूनिट देकर समझौता कर सके, लेकिन अधिकांश खरीदार अपनी रकम वापस मांग रहे थे। कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण की हरकतों को सत्ता का आश्चर्यजनक व्यवहार करार दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट सलाहकार की ओर से जो कम्युटेशन तैयार किया गया है उसके अनुरूप रिफंड दिया जाए। इससे पहले कोर्ट सलाहकार की ओर से कहा गया है कि बायर्स को रिफंड 28 फरवरी तक दिया जाए। जिस बायर्स का लोन बकाया है उसे बिल्डर 31 मार्च तक क्लियर करे और बैंक से एनओसी लेकर बायर्स को 10 अप्रैल तक सौंपे। अगर बिल्डर और बायर्स के बीच रिफंड को लेकर कोई एग्रीमेंट है तो फिर एग्रीमेंट के तहत भुगतान किया जाए। पिछले साल 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एमराल्ड कोर्ट के 40 फ्लोर के टिविन टावर को गिराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि टिविन टावर के अवैध कंस्ट्रक्शन में सुपरटेक के साथ नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की सांठगांठ थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टिविन टावर में जो भी फ्लैट बायर्स हैं उन्हें 2 महीने के भीतर उनके पैसे रिफंड किए जाए, साथ ही उस रकम का 12% ब्याज का भी भुगतान किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 से मौत होने पर मुआवजे भुगतान में देरी पर नाराजगी जाहिर की और त्वरित राहत के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य में अंडर सेक्रेटरी या फिर इससे ऊपर के दर्जे के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया है। 10 दिनों के भीतर राज्य मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि मुआवजा अर्जी तकनीकी आधार पर रद्द नहीं करें। नोडल अधिकारी को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर काम करना होगा। कोरोना से हुई मौत पर सरकारों द्वारा दिए जाने वाले मुआवजा राशि भुगतान मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे पर राज्य सरकारों की शिथिलता पर नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए हर एक राज्य में अंडर सेक्रेटरी या फिर इससे ऊपर के दर्जे के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। इस नोडल अधिकारी को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर पीड़ितों तक मुआवजा पहुंचाने के लिए काम करना होगा। इसके अलावा राज्य से लेकर तालुका स्तर पर कार्यरत विधिक सेवा प्राधिकरण भी इस कार्य में पीड़ित आवेदक और सही हकदारों की पहचान और तस्दीक करने में मदद करेंगे। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुआवजे का लाभ उन सभी तक पहुंचे जिन्होंने आवेदन नहीं किया है। ताकीद भी की गई है कि राज्य इसे पूरा करने में सफल रहते हैं तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को ये भी निर्देश दिया कि मुआवजे के लिए जो भी आवेदन आए उनके आने के 10 दिनों के भीतर राज्य मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करे। सुनवाई के दौरान जस्टिस MR शाह ने कहा कि किसी भी राज्य ने इस मामले को विवरण नहीं किया है, राज्यों ने केवल आंकड़े ही दिए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने कर्नाटक राज्य द्वारा मुआवजे के दिए गए चेक के बाउंस होने पर कहा कि राज्य इस बात का ध्यान रखें कि आगे से ऐसा ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर मुआवजे की अर्जियों में कोई भूल, गलती या कुछ कमी हो तो उसे तकनीकी आधार पर रद्द नहीं करें। रद्द करने की बजाय उसमें समय जाया किए बिना समुचित सुधार कराया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की नीति की आलोचना की और कहा कि सिर्फ ऑनलाइन अर्जियां देने का प्रावधान कतई व्यावहारिक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने आप पीड़ितों की ऑफलाइन अर्जियां खारिज कैसे कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि सुदूर गांव में रहने वाले गरीब, कम पढ़े लिखे आदमी ऑनलाइन अर्जी देंगे? गौरतलब हो कि कोविड की वजह से अपनों को खोने वालों की मदद के लिए 50,000 रुपए मुआवजा देने के आदेश के बावजूद ये पैसा बिहार और आंध्र प्रदेश में परिजनों तक नहीं पहुंचने से सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने खासी नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हम कोई आदेश जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे आदेशों के बावजूद सरकारें काम में कोताही कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों पर एमिकस क्यूरी विजय हंसरिया ने अपनी रिपोर्ट पेश की है सुप्रीम कोर्ट में। आपको बता दें कि इसमें कहा गया है कि पिछले 2 सालों में लंबित मामलों की संख्या 4,984 हो गई है, जो चिंताजनक है। एमिक्स ने ईडी, सीबीआई और एनआईए मामलों के लिए निगरानी समिति के गठन की मांग की है और बिना रोक टोक अदालती कार्यवाही के लिए दिशा निर्देश की अपील की है। सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों पर एमिकस क्यूरी विजय हंसरिया ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की है।
एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि 2 वर्षों में सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या 4112 से बढ़कर 4984 हो गई है, जो दर्शाता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अधिक से अधिक व्यक्ति सांसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों पर कब्जा कर रहे हैं। ये रिपोर्ट उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की श्रृंखला में 16वीं कड़ी है। एमिकस क्यूरी ने लंबित आपराधिक मामलों का निस्तारण करने के लिए त्वरित और फौरी कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है कि केंद्र सरकार ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की त्वरित जांच और मामलों की सुनवाई और न्यायालयों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में न्यायालय के आदेश के संदर्भ में कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। एमिकस के अनुसार ये आवश्यक है कि सभी न्यायालय जो सांसदों विधायकों के विरुद्ध मामलों की सुनवाई कर रहे हैं, इंटरनेट सुविधा के माध्यम से अदालती कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे से लैस हों। एमिकस ने केंद्र सरकार को वर्चुअल मोड के माध्यम से अदालतों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए निर्देश देने की मांग की है। हाई कोर्ट को इस संबंध में आवश्यक धनराशि के संबंध में भारत सरकार के कानून सचिव को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव के 2 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार जारी की गई धनराशि राज्य सरकार के साथ साझाकरण पैटर्न के अनुसार अंतिम समायोजन के अधीन होगी। एमिकस ने प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के समक्ष लंबित मामलों की जांच की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति के गठन के लिए निर्देश देने की मांग की है। एमिकस द्वारा मांगे गए अन्य निर्देश हैं: सांसदों विधायकों के खिलाफ मामलों से निपटने वाले न्यायालय इन मामलों की विशेष रूप से सुनवाई करेंगे। अन्य मामलों की सुनवाई ऐसे मामलों की सुनवाई पूरी होने के बाद ही की जाएगी। धारा 309 CRPC के संदर्भ में ट्रायल दिन प्रतिदिन के आधार पर आयोजित किया जाएगा। हाईकोर्ट और प्रत्येक जिले के प्रमुख सत्र न्यायाधीशों द्वारा 2 सप्ताह के भीतर कार्य का आवश्यक आवंटन किया जाएगा। अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों ही मामले की सुनवाई में सहयोग करेंगे और कोई स्थगन नहीं किया जाएगा। यदि आरोपी मुकदमे में देरी करता है तो उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। ट्रायल कोर्ट प्रत्येक ऐसे मामलों पर संबंधित हाई कोर्ट के समक्ष एक रिपोर्ट भेजेगा जहां सुनवाई 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित है, देरी के कारणों के बारे में और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देगा। वर्तमान याचिका 2016 में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि दोषी व्यक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से समान रूप से प्रतिबंधित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट APN। वहीं हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण प्रदान करने वाले कानून पर रोक लगाने के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने आदेश गुरुवार को पारित किया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार को चीफ जस्टिस के सामने इस याचिका का उल्लेख करते हुए तत्काल सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मुझे 90 सेकंड सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और वैधानिक अधिनियम पर रोक लगा दी। आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश आने की स्थिति में कृपया सोमवार को सुनवाई की जाए, जिसके बाद चीफ जस्टिस सोमवार को सूचीबद्ध करने के लिए तैयार हो गए, बशर्ते आदेश उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। हरियाणा के स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम 2020 की चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर गुरुवार को जस्टिस अजय तिवारी और जस्टिस पंकज जैन की खंडपीठ ने कानून पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने आदेश फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा दायर रिट याचिका पर पारित किया है। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया है। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम 2020 को 6 नवंबर 2021 को अधिसूचित किया गया था। इसके तहत निजी क्षेत्र की नौकरियों में उन स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75% आरक्षण प्रदान की बात है, जो कि प्रति माह 30,000 रुपए से कम वेतन प्रदान करते हैं। यह अधिनियम 15 जनवरी 2022 से प्रभावी होने वाला था, लेकिन ये कानून सभी कंपनियों, समितियों, ट्रस्टों, LLP फर्म, साझेदारी फर्मों और 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाली किसी भी नियोक्ता पर लागू होता है।
लेकिन इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार या उनके स्वामित्व वाले किसी भी संगठन को शामिल नहीं किया गया है। वहीं नीट पीजी एग्जाम को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि नीट पीजी 2022 की परीक्षा को टाल दिया गया है। सरकार ने बताया कि परीक्षा 6 से लेकर 8 हफ्ते के लिए टाल दी गई है। बता दें कि ये परीक्षा 12 मार्च को आयोजित की जानी थी। नीट पीजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होनी थी। कई छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि नीट परीक्षा को फिलहाल के लिए टाल दिया जाना चाहिए। इस याचिका पर जस्टिस दिवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में मेडिकल इंटर्नशिप का हवाला दिया था। कई छात्रों की इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई थी और साथ ही उनका यह भी कहना था कि एक साथ 2 बैच को कैसे सभी सीटें मुहैया कराई जा सकती हैं। इसलिए 12 मार्च को परीक्षा आयोजित कराना ठीक नहीं है। परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका एमबीबीएस उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा तारीखों को आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि जिन उम्मीदवारों ने एनईईटी पीजी 2021 काउंसलिंग में दाखिल लिया है उन्हें समायोजित किया जा सके। लंबे आंदोलन और प्रदर्शन के बाद नीट पीजी की काउंसलिंग शुरू की गई। ये पिछले साल के छात्रों की काउंसलिंग है जिसे बार बार टाला जा रहा था। इसे लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों ने कई दिनों तक हड़ताल की थी और मार्च निकाले भी थे उन्होंने, जिसके बाद आखिरकार अब काउंसलिंग शुरू हो पाई है। मौजूदा स्थितियों के अनुसार सैकड़ों एमबीबीएस उम्मीदवार जो कोविड-19 महामारी के कारण अपनी इंटर्नशिप पूरी नहीं कर सके थे वो नीट पीजी 2022 परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होंगे। ऐसे में उम्मीदवारों ने इंटर्नशिप समय अवधि बढ़ाने की मांग की थी ताकि उन्हें इंटर्नशिप पूरा करने का मौका मिले और परीक्षा दे सकें। दिल्ली हाईकोर्ट ने छत्रसाल स्टेडियम में एक युवक की हत्या के मामले में जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता की पीठ ने सुशील कुमार के वकीलों सिद्धार्थ लूथरा और प्रदीप राणा की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। निचली अदालत से जमानत की मांग खारिज होने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। दरअसल दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में आरोपी सुशील कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अब अपनी जमानत के लिए सुशील ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए अगली तारीख 28 मार्च निर्धारित की है। सुशील कुमार जो वर्तमान में सागर धनखड़ हत्या मामले में राष्ट्रीय राजधानी की जेल में बंद हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुशील कुमार के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ दायर की गई वर्तमान प्राथमिकी धाराओं, अनुमानों और दुर्भावनापूर्ण इरादों का एक संयुक्त मिश्रण है। जमानत याचिका के अलावा पूर्व ओलंपियन के वकील ने यह भी कहा और तर्क दिया कि कुमार ने युवा पहलवानों को प्रशिक्षित किया है और उनके प्रयासों के परिणाम हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक में सामने आए थे। सुशील कुमार पर एक अन्य पहलवान 23 वर्षीय सागर धनखड़ के साथ कथित संपत्ति विवाद को लेकर मारपीट करने का आरोप है। पिटाई के बाद धनखड़ की मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट के मुताबिक सुशील कुमार को हत्या की पूरी साजिश का सरगना बताया गया है। वहीं अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर अभिनीत फिल्म पृथ्वीराज की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की महिला विंग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली वकील संगीता सिंह ने यह आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है कि फिल्म का शीर्षक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जगह पृथ्वीराज रखा गया है। इससे समाज में गलत संदेश जाता है। राजपूत समुदाय की धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को भी ठेस पहुंचती है। याचिका में कहा गया है कि फिल्म को केवल पृथ्वीराज के रूप में नामित शीर्षक देकर प्रतिवादी डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी, आदित्य चोपड़ा और यश राज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने न केवल महान भारतीय इतिहास राजा के प्रति अनादर दिखाया है, साथ ही देश भर में बड़े पैमाने पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं और अविश्वास को भी आहत किया है। याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादियों ने ऐतिहासिक योद्धा हिंदू राजा को बदनाम करने या अपमानित करने की कोशिश की है, जिन्होंने हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए अपना जीवन का बलिदान कर दिया था। याचिका में अभिनेत्री मानुषी छिल्लर द्वारा फिल्म में पहनी गई पोशाक रानी संयोगिता की भूमिका निभाते हुए पर भी आपत्ति जाहिर की गई है।
गौरतलब हो कि 2 फरवरी को बेंच के समक्ष याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि हाल ही में रिलीज हुई फिल्म में राजा पृथ्वीराज चौहान को अपमानजनक तरीके से दर्शाया गया है और इससे राजपूत के रूप में उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची। याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा क्या फिल्म पृथ्वीराज को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है या नहीं, और मामले को 21 फरवरी 2022 से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वहीं तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक ने मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने तंजावुर में एक लड़की की आत्महत्या से संबंधित मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने 31 जनवरी के आदेश में स्थानीय पुलिस द्वारा उठाए गए रुख की आलोचना राय लेने के बाद सीबीआई जांच का आदेश दिया कि इस आरोप का कोई आधार नहीं है। ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए मिशनरी द्वारा जो है लड़की के साथ जबरन प्रयास करने के कारण उसने आत्महत्या की। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए डीजीपी ने तर्क दिया कि राज्य पुलिस से जांच करने को स्थानांतरित करने के लिए कोई परिस्थिति नहीं है। विशेष अनुमति याचिका में डीजीपी ने राज्य पुलिस जांच के खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा की गई कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की भी मांग की है। राज्य सरकार ने 21, 22, 24 जनवरी 2022 के आदेशों के साथ सभी अंतरिम आदेशों को इस आधार पर चुनौती दी कि उन्होंने जांच में हस्तक्षेप किया। 22 जनवरी को अपने आदेश में हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को उन परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जिनके कारण लड़की ने आत्महत्या की और जिला कलेक्टर को मृत बच्ची के मूल स्थान पर शव को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। अदालत ने पुलिस को यह भी सख्त आदेश दिया कि वो बच्ची का वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को परेशान न करे। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि स्कूल प्रबंधन ने उसे ईसाई धर्म में परिवर्तित नहीं होने के लिए प्रताड़ित किया। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि कुछ निहित स्वार्थों द्वारा मामले का राजनीतिकरण और सांप्रदायिकरण किया जा रहा है। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.